लास्ट क्लास में केमिकल टेस्ट तो कंप्लीट हो गए थे। आज की क्लास में हम वो डिस्कस कर लेते हैं कुछ मैकेनिज्म्स। अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स वाले चैप्टर के अंदर 3 मैकेनिज्म्स हैं जिनमें से एक आता है एग्जाम में। वो 3 मैकेनिज्म डिस्कस कर लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो मैकेनिज्म अल्कोहल फिनॉल्स के अंदर है, प्रिपरेशन ऑफ alcohol by acid catalyzed hydration of alkenes। तो एल्कीन्स की एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन से जो अल्कोहल बनते हैं, ये फर्स्ट मैकेनिज्म है इस पेपर में जो आ रहा है आपका। ठीक है। कैसे होता है रिएक्शन, मान लीजिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो CH3 मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड हो जाता है। वैसे इसमें तो क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल अल्कीन है तो मार्कोवनिकॉफ नहीं लगेगा इसमें, बट अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता तो रिच कैट वाला रूल लगेगा। ठीक है, ये हो जाता है वैसे। तो मैकेनिज्म क्या है? स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। तो पहले जो सिंपली वाटर मॉलिक्यूल है, ये H प्लस को गेन करके H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये H3O प्लस एल्कीन पे अटैक करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, H3O प्लस को ऐसे ओपन करके बनाएंगे। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा किसी एक साइड पे। ठीक है। और ये जो यहाँ है O, ये अपना H प्लस देगा। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस H पे ट्रांसफर होते हैं। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, डबल बॉन्ड किसी एक साइड पे टूट रहा है जिससे एक कार्बन नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो मान लो डबल बॉन्ड इस साइड पे टूट रहा है ऐसे करके, तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, इसी पे H प्लस आके जुड़ जाएगा, तो ये CH2 की जगह CH3 हो जाएगा। और ये जो है ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। ये जो है ये वाला कार्बन ये CH2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और H2O वापस बचेगा। तो पहले हमने H2O में H प्लस ऐड किया, उसे H3O प्लस में कन्वर्ट किया और वापस से फिर H3O प्लस में से H प्लस निकाल के कहाँ जोड़ दिया, H प्लस को यहाँ इस कार्बन पे जोड़ दिया, जिसकी वजह से ये वाले कार्बन पे क्या आ गया, ये वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये हो गया प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। स्टेप 2 होता है न्यूक्लियोफिलिक ऑफ अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। ये प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू जनरेट कार्बोकेटायन। अब इसमें हमने कार्बोकेटायन जनरेट किया है ना, जनरेट कार्बोकेटायन। स्टेप 2 है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर H2O ऑन कार्बोकेटायन। तो जो कार्बोकेटायन बना है इस पे वाटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस हो गया है, इस पे वाटर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। वाटर ये होता है, वाटर में 2 लोन पेयर जो होते हैं वो यूज करके
ये इस CH2 पॉजिटिव पे अटैक करेगा। क्या बन जाएगा? CH3। ये CH2 पॉजिटिव जो था, इसके CH2 को हम ऐसे H को ऊपर नीचे यहाँ लिख देते हैं और वाटर मॉलिक्यूल ऐसे करके जुड़ जाएगा इसमें आके। वाटर को अलग कलर से बना देते हैं, OH। ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे करके जुड़ गया। और वाटर ने के ऊपर दो लोन पेयर थे ना, दो में से एक यूज कर लिया, एक बचा रह जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिए। इसका कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो था ये गायब हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? O पे आ जाएगा। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। थर्ड स्टेप क्या होगा लास्ट में? स्टेप 3, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। जो फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ऐड हुआ था वो रिमूव हो जाएगा टू जेनरेट अल्कोहल। प्रोटॉन रिमूव होके अल्कोहल जनरेट हो जाएगा। तो यही चीज जो है हमारी, ये दोबारा बना लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, यही चीज दोबारा बना लेते हैं। इसमें क्या, किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा? नीचे जो ये एक्स्ट्रा प्रोटॉन है ये रिमूव हो जाएगा। कैसे? अपना बॉन्ड ये ऑक्सीजन को देकर चला जाएगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा। और ये होता किस वजह से? ये वाटर के अटैक की वजह से होता है। वाटर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर इस H+ को वापस ले लेंगे। ठीक है, तो ये बचेगा CH3। ये जो CH2 के दो H ऊपर नीचे अलग अलग लिख रखे थे उनको साथ में लिख देते हैं। और क्या बचा? सिर्फ इसके अंदर अभी OH लगा रह जाएगा। बस नीचे वाला H रिमूव हो जाएगा, ये OH लगा रह जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन पेयर, एक जो था वो दो हो जाएंगे वापस से, और जो H+ निकला है वो H2O के साथ कंबाइन करके H3O+ बना देगा। ठीक है, तो जो H3O+ फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ था वो लास्ट स्टेप में रीजनरेट हो जाएगा और ये आपका मेन प्रोडक्ट अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द प्रोटॉन यूज्ड इन स्टेप 1 is regenerated in step 3। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक ये था, क्या मैकेनिज्म था ये? कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू गिव अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म आता है आपके एग्जाम में, सेकंड, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। उल्टा इसका बेसिकली जो हमने अभी करा, हमने एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया, अब अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन, ये भी एसिड कैटलाइज्ड ही होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली करना क्या है हमें? ये हमारे पास अल्कोहल है CH3CH2OH, इसमें एसिड डालते हैं एट 443 केल्विन, टेम्परेचर याद रखना है। तो दोनों कार्बन, इससे एक H निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है वो देखो इसका। स्टेप 1 प्रोटोनेशन होता है, इसमें भी स्टेप 1 प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो जो ये अल्कोहल है CH3CH2OH,
इसमें इस पे लोन पेयर होते हैं, इसका प्रोटोनेशन होगा। एसिड डाल रहे हो आप, तो एसिड का जो H प्लस है बेसिकली वो इसके ऊपर आके जुड़ेगा, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाया जाता है, तो एरो जो है वो ऐसे बनाया जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इस पर H प्लस आके जुड़ जाएगा। तो CH3CH2, और इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं। इस पे एक OH तो था ही, अब एक H और जुड़ गया, और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिए तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप रेड कलर से जो पार्ट है उसको देख सकते हो, इट लुक्स लाइक अ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 2 होगा, ये हो गया प्रोटोनेशन, प्रोटॉन ऐड हो गया ना। अब स्टेप 2 होगा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू generate a carbocation। अच्छा, और ये जो स्टेप होता है इसके अंदर, ये सबसे स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। दिस इज द स्टेप 2 जो है वो सबसे स्लो स्टेप होता है। दिस इज द स्लोएस्ट एंड दस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये जो बनाया था हमने, इसमें से प्रोटॉन रिमूव करेंगे हम, तो ये जो सॉरी वाटर रिमूव करेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल है पूरा रिमूव हो जाएगा। ऐसे करके जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पे ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव हो जाएगा। CH3CH2 पॉजिटिव, ये बचेगा आपके पास कार्बोकेटायन, और H2O बन के ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। रेड कलर से ही लिख देते हैं। ठीक है, दो थे ना इलेक्ट्रॉन पेयर, वो दोनों आ जाएंगे। तो ये कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। अच्छा, ये स्टेप रिवर्सेबल होता है और ये स्लोएस्ट होता है, तो इसे ऐसे लिख देते हैं। स्टेप 3 क्या होता है, हमें एल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑलमोस्ट एल्कीन में, देखो सॉरी, CH2 एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, बस यहाँ CH3 में एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, उसे रिमूव करना है, तो वो रिमूव हो जाएगा। इसको कार्बोकेटायन जो था हमारा, ये इसको ओपन करके लिखते हैं। स्टेप 3 है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो पहले स्टेप में प्रोटॉन ऐड हो रहा था, लास्ट में रिमूव होगा, पहले भी पिछले वाले मैकेनिज्म में भी ऐसे ही हुआ था। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू गिव प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटायन टू गिव एल्कीन। तो ये जो प्रोटॉन था CH3 का, इसको ओपन करके लिख देते हैं, CH3 और CH2 पॉजिटिव। तो होता क्या है, ये जो CH3 वाला कार्बन होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर देता है और रिमूव हो जाता है। तो ये बचेगा CH2, डबल बॉन्ड हो जाएगा ये, और क्योंकि डबल बॉन्ड हो गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा, और H प्लस आ गया। तो जो H प्लस पहले स्टेप में यूज हुआ था वो लास्ट स्टेप में रीजनरेट हो जाता है, क्योंकि H एसिड जो था इसमें वो कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट हमेशा लास्ट स्टेप में रीजनरेट हो जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू गिव एल्कीन्स। तीसरा मैकेनिज्म जो इस चैप्टर में दे रखा है वो दे रखा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव ईथर। मैकेनिज्म नंबर 3, dehydration of alcohol to give ethers। तो यही जो हमने रिएक्शन कराया था, अगर इसे लोअर टेम्परेचर पे कराएं
तो ईथर प्रोड्यूस हो जाते हैं एल्कीन की जगह, ठीक है। व्हेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल is carried out at slightly lower temperature, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है एलिमिनेशन की जगह, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन occurs instead of elimination। तो एलिमिनेशन हो रहा था अभी जब एल्कीन बना था, अब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा सिर्फ एलिमिनेशन, thus ethers are formed instead of alkenes। तो एल्कीन्स बन जाते हैं, सॉरी ईथर्स बन जाते हैं एल्कीन्स की जगह। मैकेनिज्म देखिए कैसे, एग्जांपल दिखाता हूँ पहले मैं इसका। अल्कोहल है CH3CH2OH, अगर सेम रिएक्शन जो अभी किया था एसिड 443 की जगह 413 केल्विन पे करेंगे, 443 की जगह 413 केल्विन पे करेंगे तो क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, CH3CH2OH में से पूरा OH नहीं हटेगा, O आएगा और फिर CH2CH3, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके ईथर बना देंगे। ईथर को बोलेंगे, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये है इथॉक्सी इथेन। कैसे बनता है मैं कहना, स्टेप 1 है, इसमें भी प्रोटोनेशन होता है अल्कोहल का, जैसे पहले हुआ था, इससे पिछले डिहाइड्रेशन की तरह ही है पहला स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल है CH3CH2OH, इस पे लोन पेयर है, H प्लस आयन इस पे ऐड हो जाता है इसके लोन पेयर यूज करके। तो क्या बनेगा, CH3CH2OH, इसको अलग कलर से ही लिख देते हैं, OH, इस पे एक और H जुड़ गया, एक लोन पेयर बचा दो की जगह, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप में इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे नॉर्मल अल्कोहल अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैसे देखो, स्टेप 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल molecule on a protonated alcohol। ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इस पे एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। किस तरीके से करेगा, ऐसा ही एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल लेंगे हम, ठीक है, एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल बनाते हैं यहाँ पे, ऐसा इसी को ले लेते हैं, किस तरीके से अटैक करेगा देखो। इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ, ऐसे करता हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। CH3CH2OH, तो क्या होता है,
ये वाला जो वाटर है रेड कलर से जो पूरा वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है ये निकल जाएगा इसमें से, ये निकल जाएगा, उसकी वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके निकलने की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे ये वाला अल्कोहल का जो O है वो अटैक करेगा यहाँ। ठीक है, क्या होगा देखो, जब इसमें से इस मॉलिक्यूल में से H2O निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH3CH2 बचेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फिर क्या चीज अटैक करेगी इस पे, ये दूसरा वाले मॉलिक्यूल का O, इसका O और H को हम बनाएंगे नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए बॉन्ड बनाने के लिए, 2 बचे हुए, और इसका CH2CH3 ग्रीन वाले अल्कोहल का ये आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे करके जुड़ा जाता है। तो आई होप ये कलर की वजह से समझ में आ गया होगा अच्छे से, कौन सी चीज कहाँ से आई। रेड वाला जो H2O था वो अलग निकल जाएगा, प्लस H2O को मैं यहाँ रेड कलर से ही लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए क्या चीज ये बाहर। ठीक है, तो ये जो चीज बन गई है ऑलमोस्ट, अब देखो ईथर जैसी है जो हमें बनानी थी, बस इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है यहाँ, ये रिमूव करना है। तो स्टेप 3 होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। हमेशा ध्यान रखना जब भी पहला स्टेप एडिशन ऑफ प्रोटोनेशन होगा यानी प्रोटॉन ऐड हो रहा होगा, तो लास्ट स्टेप में प्रोटॉन रिमूव जरूर होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो क्या है, हर किसी मैकेनिज्म में नहीं, जहाँ पे भी प्रोटॉन एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, जहाँ पे भी H प्लस एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू गिव ईथर, तो प्रोटॉन रिमूव होके ईथर बन जाएगा। तो ये चीज जो है आपकी इसमें प्रोटॉन रिमूव करना है, ये जो H प्लस है ये रिमूव हो जाएगा। कैसे, ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके निकल जाएगा। क्या बचेगा, CH3CH2, सिर्फ O बचेगा बीच में, एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे अब इस पे, और CH2CH3 ऐसे, जो H प्लस आयन है वो रिलीज हो गया। तो जो H प्लस पहले स्टेप में ऐड हुआ था, लास्ट स्टेप में वो H प्लस रीजनरेट हो गया। तो ये था ईथर का फॉर्मेशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये 3 मैकेनिज्म ही आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक और टॉपिक कर लेते हैं आज स्टार्ट, इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस। तो कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। मैं सबसे पहले जो सबसे कॉमनली एग्जाम में आता ही है जनरली, एल्डोल कंडेंसेशन, उसी से शुरुआत करा देता हूँ। तो थोड़ा मुश्किल यही है, बाकी जनरली इजी है। तो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन है क्या, जो अल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं वो डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करने के बाद, या अल्डिहाइड कीटोन, ऐसे अल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन यानी कि अल्फा कार्बन, यानी जो CHO या C डबल बॉन्डेड हो के बराबर वाले कार्बन है उस पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, उन्हें कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स containing at least one alpha hydrogen, atom undergo aldol, yeah, undergo react with dilute NaOH, dilute alkali basically, NaOH जरूरी नहीं है, dilute alkali यानी NaOH या KOH,
कुछ भी यूज कर सकते हैं, कई बार बैरियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, BaOH वोल्टोइज भी यूज कर सकते हैं सेम चीज एक्सेट्रा। React with dilute alkali to give alpha hydroxy aldehyde और कीटोन, जिसको हम एल्डोल बोलते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा तो एल्डोल बोलते हैं, और अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा तो उसे कीटोल बोलते हैं। ये मैं करके दिखाऊंगा अभी, रिएक्शन से आपको समझ में आ जाएगा क्या। दिस प्रोडक्ट ऑन हीटिंग गिव्स या अंडरगो डिहाइड्रेशन। हीट करने पे ये डिहाइड्रेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो ये समझा देता हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए CH3CHO है, तो ये जो CHO ग्रुप होता है ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसके पीछे वाला जो कार्बन होता है, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्डिहाइड ग्रुप के पीछे लगा हुआ, या कीटोन ग्रुप हो मान लो, जैसे CH3C डबल बॉन्डेड OCH3, तो इसमें ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो ये दोनों अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे जो लगे हुए हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, जैसे इसमें 3 है। अगर मान लो तो इन दोनों के अंदर अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। अगर मान लो मैं बना रहा हूँ बेंजल डिहाइड, ये बना रहा हूँ, इस पे लगा हुआ है CHO, तो अल्फा कार्बन है इस बार ये। अब इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। देखो बेंजीन का जो ये कार्बन होगा इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके 4 बॉन्ड वैसे ही बने हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं 4 बॉन्ड्स, तो इस पे हाइड्रोजन होगा नहीं, तो इसलिए इसके अंदर अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं। अगर एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन हो, टर्शरी अल्कोहलिक और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है CHO के साथ, तो इसमें अल्फा कार्बन ये है, इस पे हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें भी अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता। तो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। और कीटोल के लिए भी, कीटोन ग्रुप हो चाहे अल्डिहाइड हो, दोनों ही केस में। जैसे अगर ये भी एग्जांपल ले लेते हैं कीटोन का, जैसे ये हो C डबल बॉन्डेड हो CH3, ये लगा हुआ है, तो इसमें अल्फा कार्बन ये भी है, ये वाला, और ये भी है अल्फा कार्बन। तो लेफ्ट वाले अल्फा कार्बन पे तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन राइट वाले पे तो है ना हाइड्रोजन, तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगे होते, ऐसे होता C डबल बॉन्डेड हो, इधर भी बेंजीन रिंग और इधर भी बेंजोफिनॉन होता मान लो, तो इस केस में अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता, ठीक है। तो आई होप ये तो क्लियर है कि कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है मिनिमम एक, तभी अल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। अब रिएक्शन होता कैसे है वो देख लो। मान लो CH3CHO में कराना है आपको, CH3CHO को ऐसे लिखेंगे CH3C डबल बॉन्डेड OH, आपको सिर्फ ऐसे लिख के दिया जाएगा डाइल्यूट NaOH। तो आप अगर इजीली समझना चाहते हो तो एक काम करना, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बना लेना, सेम चीज के 2 मॉलिक्यूल्स बना लेना, या इस पे होल्ड वाइज लगा लेना, जो अगर क्लियरली समझ में आ जाए, बाद में अभी कर नहीं पाओगे उसे। C डबल बॉन्डेड OH ये लगा दिया आप, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, दोनों में से किसी एक के C डबल बॉन्डेड O के बॉन्ड को तोड़ना होगा, C सिंगल बॉन्डेड O करोगे, और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन यूज करना होता है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे। तो इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल के हम लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और जब अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद ये CH3 क्या हो जाएगा, CH2 बन जाएगा ना, और CH2 को जोड़ देंगे यहाँ पर। तो बेसिकली लिखेंगे कैसे, देखो पहला वाला कैसे लिखा जाएगा, CH3C सिंगल बॉन्डेड O, और जो इस पे C पे ये वाला जो H लिखा हुआ था, ये H एज इट इज लगा दिया आपने ऐसे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये माइनस हो गया, बॉन्ड ऊपर टूटने की वजह से ये प्लस हो गया,
तो अगले वाले इसका CH3 का एक H आके यहाँ लग गया। मैं ना इनको अलग कलर से बना लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी चीज कहाँ से आई है। इस वाले को मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्डेड OH। तो दूसरे वाले में से H यहाँ आया, तो वो क्या बचा, वो बचा CH2 C डबल बॉन्डेड OH बचा, वो यहाँ जुड़ जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से होता है मैकेनिज्म। ठीक है, ये जो आपका बना है इसको बोलते हैं हम एल्डोल। क्यों बोलते हैं इसे एल्डोल? एल्डोल इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप भी है और इसमें अल्कोहल ग्रुप भी है। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल मिला के क्या चीज बनी, एल्डोल। एक्चुअल नेम तो इसका IUPAC नेम अगर लिखोगे तो क्या होगा, नंबरिंग करो 1 2 3 4। 3 पे हाइड्रोक्सी है तो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन की चेन है ब्यूटेन, और अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है 1 पे, तो ब्यूटेन 1 अल या ब्यूटेनल भी लिख सकते हो। लेकिन कॉमनली इसको एल्डोल बोला जा सकता है क्योंकि इसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप है। या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोला जा सकता है क्योंकि देखो अल्फा कार्बन ये होता है, बीटा कार्बन उससे अगला होता है, तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है ना, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसे। तो ये होता है एल्डोल। अब इसके अंदर अगर आप हीट कर दो इसको अगर आप हीट कर दो तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल और माइनस हो जाता है। कैसे वाटर मॉलिक्यूल माइनस होता है, यहाँ से OH हटाओ, H जो है इसके बराबर, जिस कार्बन से OH हटाते हैं उसके नेबरिंग कार्बन से H हटाना होता है। अब नेबरिंग जो है वो ये भी है और ये भी है, लेकिन सेटजेफ रूल क्या कहता है, डबल बॉन्ड, अच्छा जहां से OH हटाओगे पर जिससे H हटाओगे उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सेटजेफ रूल ये कहता है कि अगर दो पॉसिबल प्रोडक्ट हों डिहाइड्रेशन के, तो वो चूज करते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड इनसाइड आए। तो डबल बॉन्ड जो है इस यहाँ आना चाहिए, मिडिल में आना चाहिए। तो हम CH3 CH, इसमें से OH हटा दिया, इसके बराबर वाले में से H हटाएंगे, CH C डबल बॉन्डेड OH, ये कर देंगे ऐसे। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो इसको हम बोल सकते हैं ब्यूट 2 इन 1 अल। ये है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ऊपर एल्डोल बना था और नीचे जो बना है इसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो पूरा रिएक्शन यहाँ जाके होता है। कई बार सिर्फ एल्डोल बनाना होता है, कई बार एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट तक करना होता है। इससे ये डायरेक्टली भी बना सकते हैं, वो अभी सिखाऊंगा मैं आपको इससे ये डायरेक्टली कैसे बनाते हैं। क्लास एंड होने वाली है तो अभी पॉज कर लेते हैं, नेक्स्ट